नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में यूज होता है और नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन में। डाइहाइड्रोजन ऑल्सो कहाँ पे यूज होता है, वही जो पहले हमने देखा था हाइड्रोजनेशन को, यानी ऑयल्स को घी में कन्वर्ट करना, को सैचुरेशन करना, वहाँ यूज होता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द बल्क ऑर्गेनिक केमिकल्स पर्टिकुलरली। अब जैसे मेथनॉल है उसकी फॉर्मेशन में यूज होता है, हमने ऊपर एक रिएक्शन भी देखी थी। हाँ, इसको क्यों जब नाम हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन और मेथनॉल के फॉर्मेशन में यूज होता है क्या, डाइहाइड्रोजन और कार्बोनिल जो ग्रुप मतलब सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, और हाइड्रोजन, इसलिए इसको क्या बोलते थे, CO+H2 को हम सिंथेटिक गैस, सिन गैस या फिर। It is widely used for the manufacture of the metal hydrides. It is used in the preparation of the chlorine, a highly useful chemical. In the metallurgical process, it is used to reduce heavy metal oxide to metals. Atomic hydrogen and oxyhydrogen torches first find use for cutting and welding purposes. Atomic hydrogen atom that is produced by dissociation of the dihydrogen with the help of the electric arc, और अब इलेक्ट्रिक आर्क में ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ही डिसोसिएट करता है सिर्फ हाइड्रोजन। अबाउट कितना 5000 केल्विन तक वो कितना डिसोसिएट करता था, 95.5%, are allowed to recombine on the surface of the welder to generate the temperature of 4000 Kelvin. It is used as a rocket fuel in the space research. Dihydrogen is used as a fuel cell for generating the electrical energy. It has many advantages over the conventional fossil fuels and electric power। एक तो क्या था कि pollution नहीं करता, और कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू उसके फ्यूल्स वगैरह बर्न करके। अब बात है हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स अंडर certain reaction conditions combine with almost all the elements except the noble gases to form the binary compounds called the hydrides। जैसे इन्होंने दिखा रखे हैं, बोरोन हाइड्राइड दिखा रखा है। तो 3 टाइप के हाइड्राइड होते हैं, आयनिक, सेलाइन या फिर सॉल्ट लाइक, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर, और थर्ड है क्या, मेटालिक और नॉन स्टीशियोमेट्रिक। अब जो आयनिक और सेलाइन या फिर सॉल्ट लाइक जो हैलाइड्स हैं मेनली अल्कली मेटल शो करते हैं, या फिर अल्कली अर्थ मेटल, एस ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर हम कह सकते हैं। Ionic or saline halides. These are the stoichiometric compounds of the hydrogen formed with the help of with the most of the s block elements। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को, या फिर अर्थ मेटल की बात करें तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। However, significant covalent character is found in the lighter metal hydrides such as lithium hydride, beryllium hydride और magnesium hydride। यानी जो लाइटर एलिमेंट्स हैं अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ के, उनके साथ ये क्या कोवेलेंट हाइड्राइड्स भी बना सकता है। इनफैक्ट जो बेरिलियम हाइड्राइड है और मैग्नीशियम हाइड्राइड है पॉलीमरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स are crystalline, non-volatile and non-conducting in solid state. However, their melts conduct electricity and on electrolysis liberate dihydrogen at the anode. Saline hydrides violently react with water producing hydrogen gas। तो ये saline hydride है, सोडियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। आगे है lithium hydride is rather unreactive at the moderate temperature with oxygen and chlorine. It is therefore used in the synthesis of the other element यूजफुल हाइड्राइड। जैसे कि लिथियम हाइड्राइड को अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और लिथियम क्लोराइड। तो यानी कि अब क्या इसने बना दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक अलग हाइड्राइड बना दिया। लिथियम हाइड्राइड को अगर हम क्या बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं क्या बनाता है, लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड। उसके बाद कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, ये मेनली होते हैं कौन से, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डाइहाइड्रोजन फॉर्म्स द मॉलिक्यूलर compounds with the most of the p block elements। most familiar examples हैं, मीथेन बना दिया, अमोनिया हो गया NH3, वाटर हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। For the convenience, hydrogen compounds of the non-metal have been considered as hydrides। Being covalent, they are volatile। Molecular hydrides are further classified according, अब 3 टाइप में डिवाइडेड कर दिए गए हैं क्या, पी ब्लॉक के जो है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स या कोवलेंट हाइड्राइड। पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हो गए, और क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एग्जैक्टली
जितने होने चाहिए उतने हैं। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड हो गए जिनमें थोड़े एक्स्ट्रा हैं। An electron deficient hydride, as name suggests, has too few electrons for writing the conventional Lewis structure. Diborane है, जैसे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैलाइड यानी कि ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं मेरे लिए। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, इनके पास एग्जैक्टली उतने होते हैं जैसे मीथेन है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है 15 to 17 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, जैसे अमोनिया है 1 लोन पेयर प्रेजेंट है, वाटर में 2 लोन पेयर्स हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड में 3 लोन पेयर हैं, फ्लोरीन में 3 लोन पेयर बच गए ना, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 3 लोन पेयर हो गए वो। सो दे भी हैव, अब क्योंकि लोन पेयर होते हैं जिनके पास वो ल्यूइस बेस की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर्स। द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑन द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। दिस लीड टू द एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। What do you expect from the hydrides of sodium, oxygen and fluorine to have low boiling points than the hydrides of their consequent group? क्यों बोल रहे हैं? Because on the basis of the molecular masses ammonia, water and hydrogen fluoride, their boiling points are expected to be lower than the subsequent. अब पर ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इनमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है. However, due to the higher electronegativity of sodium, oxygen and fluorine, the magnitude of the hydrogen bonding in the hydrides will be cut. तो इसी वजह से बोल रहे हैं कि जैसे ये वाटर है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है और अमोनिया, इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स एलिमेंट? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इस वजह से. मेटालिक और स्टीशियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ये ज़्यादातर क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. These are formed by the D block and the F block elements. However, the metals of the group 7, 8 and 9, 7, 8 और 9 को हाइलाइट नहीं बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. मेटल किसके 6, 7, 7, 8, 9 ग्रुप के हाइड्राइड नहीं बनाता, और क्रोमियम 6 वाले ग्रुप में भी सिर्फ एक क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है और कोई नहीं बनाता हाइड्राइड. उसके बाद these hydrates conduct electricity and heat through, though not as efficiently as the parent metal do. Unlike the saline hydrates, they are almost always non-stoichiometric, being deficient in hydrogen. For example, जैसे ये दिखा रखा है, lanthanum हाइड्राइड हो गया, ये सारे हाइड्राइड्स बना के इन्होंने दिखा रखे हैं. ये क्या है, law of constant composition does not hold good क्योंकि देखो इनमें composition change है दोनों की. Earlier it was thought that in the hydrates, hydrogen occupies the interstitial of the molecular lattices, metal lattices distortion without any change in its shape. Consequently, they were इंटरस्टिशियल. पहले क्या बोला जाता था, ये जो हाइड्रोजन है इन मेटल्स के लैटिसेस में जाके सेटल हो जाता है, इसलिए इसको बोलते थे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स. हाउएवर रिसर्च स्टडीज ने क्या शो किया है, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर द सिर्फ जो निकल, पैलेडियम और सीरियम और आर्सेनिक, आर्सेनिक नहीं, इसे पता नहीं, मुझे याद नहीं क्या बोलते हैं, एसी जो भी है, other hydrides of this group have latest enthalpy from that of the parent metal. तो सिर्फ यही ग्रुप हैं जो कि क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर इंटरस्टिशियल में रखते हैं, हाइड्रोजन को, बाकी सारे नहीं रखते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ द हाइड्रोजन को अपने इंटरस्टिशियल साइट्स में, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइड्रोजन स्टोरेज, क्योंकि अपने हाइड्रोजन को स्टोर कर लेते हैं इंटरस्टिशियस में, और इसीलिए हाई एनर्जी दे सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट कर सकते हैं ये. आगे बताइए वाटर की. एक ये अच्छा ये रह गया इधर, क्या लिखा है उन्होंने, कैन फास्फोरस विदाउट मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 फॉर्म pH5. Although the phosphorus exhibit +3 and +5 oxidation state, it cannot form pH5. क्यों? क्योंकि इसकी जो देखो डेल्टा H वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि क्या बोल रहे हैं, डेल्टा H वैल्यू क्या होती है, इंथैल्पी जो है, इंथैल्पी डेल्टा हाइड्रोजन की है वो, और जो डेल्टा H किसका, हाइड्रोजन, do not exhibit the formation of अच्छा ठीक है, जो हाइड्रोजन है उसकी जो इंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन इंथैल्पी है, वो काफी ज्यादा है, इस वजह से वो फास्फोरस को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं ले जा सकता. उसके बाद बताए वाटर की. A major component of all the living organisms is made up of water. Human body has about 65% and plants have about 95% of the water.
It is a crucial component for the survival of the all life forms. It is a solvent of the great importance. The distribution of the water over the earth's surface is not uniform. The estimated world water supply is given in the. अब देखो सबसे ज्यादा अब हमें याद क्या करना है, वाटर सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट है, ओशंस में प्रेजेंट है। उसके बाद कहाँ आता है, सेकंड नंबर पे आ गया पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स में। उसके बाद आता है ग्राउंड वाटर में। फिर आता है लेक्स में, सलाइन लेक्स एंड आइलैंड इनलैंड सीज हो गया। फिर क्या आ गया, अपना सॉइल मॉइस्चर, और फिर आ गया एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, और सबसे कम है कहाँ पे, रिवर्स में। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है वाटर की, पता है हमें, कलरलेस है, टेस्टलेस है। The unusual properties of the water in the condensed state, that is liquid और solid में इसकी अलग properties होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें extensive hydrogen bonding होती है। सॉलिड देखो gaseous form में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, सॉलिड या लिक्विड में करती है, इस वजह से उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग हो जाती है। दिस लीड टू द हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन इन दी कंपैरिजन टू H2S एंड H2SE। ऑक्सीजन के ये ग्रुप, अदर ग्रुप्स की बात करें, जैसे वाटर में ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, फिर सेलेनियम आता है, तो वही बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो वाटर है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये सारा कुछ इतना ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। In the comparison to the liquid, water has a specific heat, thermal conductivity, surface tension, dipole moment, and dielectric constant, etc. अब इधर इन्होंने ये दिखा रखा है वाटर का और हाइड्रोजन ड्यूटेराइड का। कहाँ गया, एक सेकंड। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखा रखे हैं वाटर की और हाइड्रोजन ड्यूटेराइड की, सॉरी ऑक्सीजन ड्यूटेराइड की। ये देखो मॉलिक्यूलर मास दिखा रखा है। Oh God, 1 second, I don't know what's happening. तो ये कंपैरेटिव डाटा है, इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात है क्या, द हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हीट capacity are responsible for the moderation of the climate and the body temperature of the living beings. It is an excellent solvent for the transportation of the ions and molecules required for the I guess there is some kind of a glitch in this page जो ये बार बार हो रहा है। ये इसमें ये तो देखो पहले तो बेसिक यही बताया गया है। रुको हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, सी दिस ग्लिच। देखो फिर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर बताया हुआ है। वाटर के स्ट्रक्चर में हमें बता रखा है कि OH बॉन्ड हो गया, और क्या दिखा रखा है, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस एट atmospheric pressure. Ice crystallizes in the hexagonal form but at very low temperature देखो नॉर्मली जो लिक्विड फॉर्म में होता है ये हेक्सागोनल फॉर्म में होता है वाटर, whereas जब हम इसको क्या कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं, जब इसको आइस में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्यूबिक फॉर्म में आ जाता है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, ये हमें पता होगा क्योंकि तभी आइस फ्लोट करता है वाटर में। therefore an ice cube floats on the water. In the winter season, ice formed on the surface of the lake provides the thermal insulation which ensures the survival of the aquatic life. तो यूजुअली क्या होता है, जब भी जैसे फ्रीज हो जाती है लेक्स वगैरह, तो उसका जो सरफेस होता है वो होता है मेनली फ्रीज, अंदर फ्रीज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एक इंसुलेटिंग लेयर की तरह एक्ट करती है नीचे, ताकि जो एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ है वो मतलब उन्हें ज्यादा टेम्परेचर का इम्पैक्ट ना हो, इस वजह से। स्ट्रक्चर ऑफ आइस दिखा रखा है। आइस का क्या होता है, 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। आगे बात है, एक्सरे शोज दैट द ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय टेट्राहेड्रल। अभी किसी वाटर आइस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं वो, कि एक ऑक्सीजन एटम जो है चार अलग ऑक्सीजन एटम्स के साथ अपने टेट्राहेड्रली सराउंडिंग में अरेंज्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग gives ice rather an open type of structure with a wide holes. These holes can hold some other molecules of appropriate size interstitiously, यानी जो इसके जो बीच में holes बनते हैं वहाँ पे और elements को hold कर सकता है। अब बाय केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सबसे पहले एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। सो इट इज एबिलिटी to sorry it has an ability to act as both acid as well as base, that is behaves as an amphoteric substances. In the Brownstein sense,
since it acts as an acid with NH3 and a base with H2S। तो ये क्या बोल रहा है, जैसे ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट क्या था कि जो हाइड्रोजन को डोनेट करता है वो होता है क्या, एसिड, जो हाइड्रोजन को गेन करता है वो होता है क्या, बेस। तो इधर हमने दिखा रखा है, सॉरी, जो OH नेगेटिव को डोनेट करता है या फिर उससे कहते हैं बेस। जैसे वाटर को हमने अमोनिया के साथ रिएक्ट करा, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक बेस की तरह, इसने OH नेगेटिव दिया। और इसको H2S के साथ किया तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह, क्योंकि इसने H3O पॉजिटिव आयंस दिए। तो ये से बोलते हैं। और अब ये दिखा रखे एक रिएक्शन ऑटो प्रोटोलिसिस, यानी सेल्फ आयनाइजेशन वाटर की। वाटर को रिएक्ट करा आपस में, क्या बनाया उसने, एक तो बना दिया एसिडिक, एक बना दिया बेसिक। ये हो गया कॉन्जुगेट एसिड, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब आता है रिडॉक्स हाइड्रोजन, redox reaction involving water. Water can be easily reduced to form the dihydrogen by the highly electropositive metal. सोडियम, वाटर को हमने सोडियम के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H पॉजिटिव। पहले भी हमने करा है कि अगर हम वाटर को रिएक्ट करते हैं किसी भी अल्कलाइन, कोई भी मेटल के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, या फिर एसिड के साथ करते हैं तो भी करता है। वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन। अभी फोटोसिंथेसिस दिखा रखे हैं उन्होंने। CO2 वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, C6H12O6, ग्लूकोज हो गया ये वाटर, और 6O2। फ्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करके ये H पॉजिटिव F नेगेटिव देता है वाटर। हाइड्रोलिसिस ऑफ रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इसमें हाइड्रोलिसिस यानी कि वाटर के साथ ब्रेक डाउन होना किसी चीज का। सिलिकॉन क्लोराइड जैसे वाटर से रिएक्ट करके सिलिकॉन ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। वाटर के साथ जो फॉस्फोरस ऑक्साइड है ये क्या बना देता है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। N3 नेगेटिव वाटर के साथ कंबाइन करके अमोनिया बना दिया उसने। उसके बाद बात है हाइड्राइड्स फॉर्मेशन, हाइड्राइड्स फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें क्या हाइड्रेटेड फॉर्म में है, देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना देता है वाटर, ठीक है। फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन many salts can be crystalline as the hydrated salts such as association of water in different types which is, सबसे पहले क्या बता रखा है उन्होंने, कोऑर्डिनेटेड वाटर, क्रोमियम के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है वाटर, वाटर लिगेंड की तरह कर रहा है, ठीक है। ये आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर है +2 में, उसमें क्लियर होगा ये क्या कॉन्सेप्ट। इंटरस्टिशियल वाटर आ गया, बेरियम क्लोराइड के साथ बना सकता है। और क्या बनाया इन्होंने, कॉपर के साथ। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9.4, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, या ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं इसको, ब्लू कलर का होता है क्योंकि ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट in the coordination complex sphere is hydrogen bonded, the other four are coordinate bonded। तो यूजली हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम सीधे बोल देते हैं 5 होंगे, क्योंकि 5.5H2 है ना, तो हम कह देंगे कि 5 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नहीं, ये याद रखना, सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, 4 कोवलेंट बनाते हैं, ठीक है। आ गया हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, तो दो टाइप के वाटर हो गए, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर, मेनली sorry may contain some dissolved gases from the atmosphere. Being a good solvent, when it flows on the surface of the earth, it dissolves many salts. स्पेसिफिकली देखो हम क्या कहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं मेनली इसमें प्रेजेंट। प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट, एंड इन द वाटर मेक्स वाटर हार्ड। तो हार्ड क्या बना देता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स क्या बना देते हैं वाटर को हार्ड। हार्ड वाटर डज नॉट लेदर विद द सोप, इसलिए जो हमें लेदर, मतलब वो लेदर के फोम फॉर्मेशन नहीं कर सकता सोप के साथ, क्या, हार्ड वाटर। Water free from the soluble salt of the calcium and magnesium is called the soft water। Soft water क्या होता है, जो कि लेदर कर सकता है सॉल्ट के साथ, उसमें ये क्या नहीं होते, उसमें ये नहीं होते क्या, मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सल्फेट्स और क्लोराइड्स। हार्ड वाटर फॉर्म्स स्कम या फिर प्रेसिपिटेट बना देता है सोप के साथ, जैसे इन्होंने इधर दिखा रखा है। इसके बाद इट इज, इसलिए इसको लॉन्ड्री में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, वो जब फॉर्मेशन नहीं करता तो क्लींजिंग एक्शन नहीं शो करेगा। इट इज हार्मफुल फॉर द बॉयलर्स एज वेल बिकॉज द डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ in the form of scale, this reduces the efficiency of the boiler। the hardness of the water is of two types। तो दो टाइप के हार्डनेस होते हैं वाटर की, टेम्परेरी हार्डनेस और permanent hardness। Temporary hardness is due to the presence of the magnesium and calcium hydrogen carbonates। तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वजह से होगी टेम्परेरी हार्डनेस, और परमानेंट हार्डनेस होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम की क्लोराइड्स और सल्फेट की वजह से। अब पहले टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड, सबसे पहले बॉइलिंग, सीधा बॉइलिंग कर दो वाटर को।
इससे क्या होता है, ड्यूरिंग द बॉइलिंग द सोल्यूबल मैग्नीशियम या कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, कैल्शियम कन्वर्ट हो जाता है इनसोल्यूबल कार्बोनेट में। It is because high solubility product of magnesium hydroxide as compared to that of the magnesium carbonate that magnesium hydroxide is precipitated। तो अब क्या हो गया, जैसे इसको हमने बॉईल किया, ये सॉल्ट्स जो होंगे इसके वाटर के, तो क्या बना देगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, अपने आप मूव होएगी, और ये जो बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोक्साइड, ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, डिजोल्व नहीं होते हैं। अब है क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड में क्या करते हैं, हम उसको लाइम के साथ ऐड कर देते हैं। लाइम क्या होता है, COH वोल्ट वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना देता है, वही इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स बना दिए इसने भी। परमानेंट हार्डनेस क्यों होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से? इसको रिमूव करने का पहला मेथड है वॉशिंग सोडा यूज करना। वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसके साथ अगर हम इनको रिएक्ट करेंगे, क्या बना देगा, कार्बोनेट बना देगा, वही प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगा। कैल्गन की प्रेजेंस में कैल्गन क्या होता है, Na6P6O18 सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट कह देते हैं, फिर क्या, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ये कैसे एक्शन करता है, कैल्गन को हमने क्या हीट किया, सोडियम आयन बन गया। उसके बाद और ये जो प्रोडक्ट बना, इसको हमने रिएक्ट कर दिया मेटल के साथ, मेटल के सल्फेट या क्लोराइड है ये, फिर इसने ये प्रोडक्ट बना दिया, ये होता है इनसॉल्युबल। तो कॉम्प्लेक्स आयन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, अब इसमें जो M है ये बता रहे हैं मैग्नीशियम हो सकता है कैल्शियम। आयन एक्सचेंज मेथड, ये क्या होता है, ज़ूलाइट या फिर परमिटेड मेथड भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं हम, पहली बात होता क्या है परमिटेड या ज़ूलाइट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट NaAlSiO4, ये होता है क्या, परमिटेड या हाइड या जियोलाइट, इसे बोलते हैं क्या, परमिटेड या जियोलाइट। तो उन्होंने Z से रिप्रेजेंट कर दिया है AlSiO4 को, ठीक है, AlSiO4 को Z से रिप्रेजेंट कर दिया इन्होंने। तो NaAlSiO4 को क्या बोलते हैं, परमिटेड या फिर जियोलाइट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो इसको हमने फॉर्मेटेड को रिएक्ट कर दिया मेटल के साथ, इसने MaZ2 बनाया, ठीक है, और Na पॉजिटिव आयंस बना दिए। फॉर्मेटेड इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड व्हेन ऑल द सोडियम इज यूज्ड अप, इट इज रीजनरेटेड फॉर फर्दर यूज बाय द ट्रीटमेंट। अब जैसे फॉर्मेटेड एग्जॉस्ट कब हो जाएगा, जब सारे सोडियम रिलीज हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, वापस से बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, जो ये प्रोडक्ट बना इसको NaCl के साथ रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट को NaCl के साथ रिएक्ट कर देते हैं, तो NaZ और MCl2 रिलीज हो जाती है, तो NaZ वापस से बन गया। उसके बाद सिंथेटिक रेजिन मेथड, ये सबसे ज़्यादा efficient method होता है। Nowadays the hard water is softened by the synthetic cation exchanges. This method is more efficient than the zeolite method. Cation exchange resins contains large organic molecule with SO3H group and are water insoluble. जो resin है क्या है, RSO3H is changed to RNA by treating with NaCl। अब जैसे RNA में कन्वर्ट हो गया था वो, RNA को मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो R2M और Na पॉजिटिवली रिलीज हो जाता है। द रेजिन कैन बी रीजनरेटेड बाय, वही NaCl के साथ हम इसको R2M को अगर हम NaCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो RNA बन जाएगा, वापस से रीजनरेशन हो गई। Pure demineralized or deionized water free from all the soluble salts is obtained by passing with successively through a cation exchange। अब ये इन्होंने दिखा रखा है, RH जो है हमने उसको मेटल के साथ रिएक्ट किया तो Mr2 और H पॉजिटिव रिलीज हुआ। इन दिस cation exchange method H positive exchanges for, अब H positive जो होता है एक्सचेंज होता है इनसे, ये देखो RnH2 वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाया, ये देख लो बस, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मतलब याद हो थोड़ा बहुत इसके बारे में बस। अब आई बात किसकी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट केमिकल यूज इन द पोल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। प्रिपरेशन कैसे होती है इसको, बेरियम ऑक्साइड को या फिर बेरियम पेरोक्साइड को हम वाटर से रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट पेरोक्साइड और वाटर रिलीज होती है। उसके बाद क्या बोला, पेरोक्सीडाइसल्फेट, ये होता है पेरोक्सीडाइसल्फेट को हम रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, ये बन गया एसिडिफाइड सल्फेट सोल्यूशन, फिर इसको हाइड्रोलाइज किया तो वापस ये बना H पॉजिटिव और क्या रिलीज हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज हो गया। ठीक है, ये हो गया
अब इसकी इन्होंने बोला इट इज नाउ यूज्ड फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ D2O2। अब इसी प्रोसेस को हम D2O2 की प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं। K2S2O8 को हम D2O यानी हैवी वाटर से रिएक्ट करेंगे, KdSO4 और D2O2 बन जाता है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे होती है? ये तो लेबोरेटरी। इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं 2 अल्फा क्विनोल्स, 2 एथाइल एंथ्राक्विनोल को हम रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस होनी जरूरी है, ठीक है। सॉरी सॉरी ऑक्सीजन की, अबाउट टू से ऑक्सीजन। तो क्या बना देता है वो? H2O2. So in this case, if 1% H2O2 is formed, so it is extracted from water and concentrated to 30%। तो यानी इसको हम इसमें तो 1% बनता है, पर हम इसको कंसनट्रेट कर देते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मली इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हम इसको 30% कंसनट्रेट कर देते हैं बाय डिस्टिलेशन। So it can be further concentrated to 85% of the careful distillation under low pressure। तो इसको 85% तक हम डिस्टिल कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात आई, यही कलर, वे इसका कलर क्या होता है? वेरी पेल ब्लू कलर है, ऑलमोस्ट कलरलेस सा ही दिखता है, पर थोड़ा सा पेल ब्लू आता है उसमें। मिसिबल है वाटर में हर प्रोपोर्शंस में। 30% H2O यूजली जो है 100 वॉल्यूम, जैसे मार्केटेड यानी यूजली जो कमर्शियली यूज होता है वो 100 वॉल्यूम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, उसका मतलब होता है उसमें 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इट मीन्स दैट 1 milliliter of 30% H2O2 solution will give 100 ml of oxygen at the STP। तो 10 वॉल्यूम के लिए हम बोलते हैं 3% H2O2। ये जैसे मैंने बोला, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम solution of hydrogen peroxide। 10 volume solution of hydrogen peroxide means 1 liter of hydrogen peroxide contains gives 10 liter of oxygen, ठीक है। यानी कि क्या बोला है? 1 लीटर यानी कि H2O2 के कितने दे रहा है? 10 लीटर दे रहा है क्या? ऑक्सीजन। तो 2H2O2 इन्होंने रिएक्शन लिख दी, 2 मास लिख के ऐसे कर दिया, तो यानी क्या होता है? बेसिस 68। अब हमें 10 लीटर के लिए चाहिए ना, एक क्या 68 है, 22.7 का 22.7 के लिए 68 है, ठीक है। 22.7 लीटर ऑक्सीजन बनाने के लिए 68 ग्राम हमें क्या चाहिए? H2O2 चाहिए। 1 लीटर बनाने के लिए कितना चाहिए होगा हमें? 22.7 ग्राम। अब हमें कितना डिवाइड, सॉरी 68 डिवाइड बाई 22.7 ग्राम। अब हमें 10 वॉल्यूम के लिए चाहिए, तो इंटू 10 कर दिया, तो अबाउट 30 ग्राम आता है। यानी कि 10 वॉल्यूम वाटर में H2O2 अगर हम बात करें 10 वॉल्यूम, तो उसमें के लिए हमें जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन है उसका। स्ट्रक्चर की बात है, इसका क्या होता है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ऑक्सीडाइजिंग है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में भी है, रिड्यूसिंग है बेसिक मीडियम में, वही दिखा रखे हैं रिएक्शन है। स्टोरेज की बात आई, इसको हम एक्सपोज नहीं करते हैं लाइट से, डार्क में स्टोर करते हैं, हमें पता होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों, क्योंकि क्या होता है? ये ब्रेक डाउन कर जाता है लाइट की प्रेजेंस में, वाटर और ऑक्सीजन में। अब आता है यूजेस की। इट इज यूज इन द वाइड स्केल प्रोडक्शन। अब क्या है? पहला क्या है? डेली यूज एज डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, और यूज करते हैं इसको केमिकल जैसे सोडियम पर बोरेट बनाने में, पर कार्बोनेट बनाने में, और डिटर्जेंट्स बनाने में, और हाइड्रोकिनोन बनाने में, टार्टेरिक एसिड बनाने में, और सेफेलोस्पोरिन एक क्या है? फार्माक्यूटिकल ड्रग है, और क्या ब्लीचिंग एक्शन में यूज होता है, और कहाँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में यूज होता है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल। अब हैवी वाटर की बात आई, इट इज एक्सटेंसिवली यूज। अभी मेनली हम यूज करते हैं, जैसे हमारी क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, काफी ज्यादा इनकंट्रोलेबल, काफी फास्ट रिएक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम हैवी वाटर डालते हैं ताकि रिएक्शन अनकंट्रोल ना हो। इट इज एक्सटेंसिवली यूज एज द मॉडरेटर इन दी, मॉडरेटर की तरह यूज करता है किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एन एक्सचेंज रिएक्शन ऑफ द study of the reaction mechanism। It can be prepared by exhaustive electrolysis of water or by the byproduct as a byproduct in some fertilizer industry। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने रिएक्ट किया हैवी वाटर के साथ, कैल्शियम कार्बाइड को, तो क्या बन गया? C2O2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्यूटराइट एक्चुअली। SO2 के साथ कर दिया D2SO4 बन गया, एल्यूमिनियम के साथ कर दिया D2O को, तो CD4 ये बन गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं फ्यूल की तरह डोमेस्टिक। द डाटा ऑन एनर्जी रिलीज बाय द कंबशन ऑफ दी, अब ये देखो काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है इससे, इसी कंबशन से, इसलिए इसको हम एनर्जी की तरह भी यूज करते हैं,
ठीक है, एलपीजी वगैरह इन सब के हाइड्रोकार्बन की जगह इसको अगर हम यूज करें तो काफी ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी मिलती है, पॉल्यूशन भी नहीं होती इससे. From this table, it is clear that on the mass for the mass basis, dihydrogen can release more energy than the petrol. Moreover, the pollutant in the combustion of the dihydrogen will be less than petrol. The only pollutant will be the oxides of dinitrogen due to the presence of the dinitrogen and the impurity with the impurity with the dihydrogen. This is of course can be minimized by injecting a small amount of water into the cylinder to lower the pressure so that the reaction between the dioxygen and dinitrogen does not take place. However, the mass of the container in the dihydrogen will be kept such that must be taken into consideration. Sorry. A cylinder of the compressed dihydrogen weighs about 30 times as much as the tank of the petrol containing the same amount of energy. Also, the dihydrogen is converted into the liquid state by cooling at 20 Kelvin, sorry. This would require extensive in, insulated tanks. Tanks of the metal alloy like sodium, nickel, titanium hydride, magnesium hydride, etc. are used in the storage of the dihydrogen in the small quantities. These limitations are prompted researchers to search for alternative techniques to use dihydrogen as an efficient way. So in this view, hydrogen economy is an alternative. तो यही बता रखा है इन्होंने एनर्जी का, कि एनर्जी का रिच सोर्स है, एंड दैट्स अबाउट